अ, पहला ये जो चार क्षेत्र हैं वो है, एक तो बुजुर्गों के साथ वो काम कर रहे हैं। दूसरा महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। तीसरा युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। और चौथा जो है वो अन्य आ, समूहों के साथ काम कर रहे हैं। तो इन चार समूहों के साथ वो पर्यावरण को कैसे सुधारना है, बेहतर करना है, समाज में जागरूकता कैसे लानी है, कैसे चीजों को फिर से रिस्टोर करना है, जो कि पिछले 50-60 साल में ग्लोबलाइजेशन के नाम पे और जो समस्याएं हमारे सामने आ गई, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याएं, उनको कैसे एड्रेस करना है। तो इन्हीं सब पर वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इसी बारे में वो बात रखेंगी। भाई कमलानंद जी जुड़ेंगे अभी। आ, मैं प्रीति जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टार्ट करें। कार्यक्रम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि 20 से 30 मिनट में वो जो आज का विषय है कि बुजुर्गों का प्रकृति सुधारने में भूमिका, किस तरह से उनकी भूमिका बनती है, कैसे किया और कैसे आप अपनी संस्था के माध्यम से जोड़ रहे हैं और उनसे करवा रहे हैं, और कैसे और समूह से और लोगों को जोड़कर उसको कराया जा सकता है। और उससे संबंधित विषय जो आपके अनुभव हैं, केस स्टडीज हैं, तो वो सारी अभी सभी साथियों को आप बताइए। कुछ साथी अभी और जुड़ जाएंगे। तो आपके पास 30 मिनट के करीब का समय है, उसमें आप सारी बात और रखिए सभी के सामने, और फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर ले लिए जाएंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रीति सिंह जी को, आदरणीय प्रीति सिंह। धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत मतलब आपने अच्छे से मेरा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर दिया। अगर आप मुझे होस्ट बना दें तो मैं स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन भी सोच रही थी शेयर करने के लिए, इफ इट इज़ पॉसिबल। और इन द मीन टाइम मैं अपना वैसे तो अभिषेक जी ने बहुत डिटेल में बता दिया है, बट फिर भी मैं एक अपना। मैंने होस्ट बना दिया है, आप अपने बारे में बताइए और फिर प्रेजेंटेशन शेयर करें। जी। थैंक यू। तो आप मेरा होस्ट हैं। जी, तो एज अभिषेक जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह है। मैंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और जेंडर पे ही अपना पीएचडी भी किया है। और मैं पिछले 25 साल से डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम किया है। तो शुरू के 10 साल तक तो मैं डायरेक्ट फील्ड में जाके और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का काम करती थी, जिसमें कि मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन, HIV एड्स, लाइफ स्किल डेवलपमेंट और जेंडर पे काम किया है। बट इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ था जो हमेशा ही मेरे सबकॉन्शियस में रहता था कि मुझे इस पे काम करना है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा पीस नहीं दे रहा था कि मैं मतलब और चीज़ों में ज़्यादा कर रही थी। तो अभी मैंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया है कि मैं अब परिवार पर्यावरण के साथ ही काम करूँगी। थोड़ा मेरा हिंदी काफ़ी दिनों बाद में बोल रही हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से कर सकूँ। लेकिन मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है, लेकिन उसको मैं हिंदी में ही आपको प्रेजेंट करूँगी। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। नहीं, हिंदी इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं बोल सकते जी। हैं। तो लेकिन इस क्योंकि तरीके। आप नॉर्थ से हैं तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने मदर यस, टंग में बोलें। थैंक बिल्कुल यू। मैं हिंदी में ही बोलूँगी। और तो ये चीज़ है। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है बेसिकली वो रिसर्च में है, क्योंकि मेजरली मैंने रिसर्च पे ही काम किया है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, जो प्रोग्राम का हम इम्पैक्ट देखते हैं जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, तो क्या उस तरह से हमारे प्रोग्राम का इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसको हम मेजर करते हैं थ्रू सम इंडिकेटर्स की ये अगर ये चार चीज़ें होती हैं तो हम मानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल है। तो पिछले 2011 के बाद से मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट से हटके और मॉनिटरिंग के पार्ट में चली गई। तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा एक 360 व्यू मिला कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करते समय का एक्सपीरियंस और फिर उसी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के बाद।
तो मेरा मेजरली मतलब इम्प्लीमेंटेशन एरिया वही है। और अगर मैं अपने हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे मतलब अपने घर में या कहीं पे भी प्लांटेशन करने का बहुत शौक है, और कुकिंग करने का बहुत शौक है। तो वो चीज़ मेरे काम में भी मुझे बहुत अच्छे से मदद करती है। इसके बाद अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ती हूँ। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो लास्ट में ले लेंगे सवाल। जी। आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए प्रीति। जी। थैंक यू। तो क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, विजिबल है, दिखाई दे रही है। ओके। तो जैसा कि अभिषेक जी ने शुरुआत में ही बताया कि इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। यस। द ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसको मैंने अभी शुरू किया था, करीब 2015 में रजिस्टर किया था, और मैं पैरेलली 2015 से इसमें काम कर रही हूँ। फरीदाबाद में एक विलेज है जिसका नाम है अनंगपुर विलेज। काफ़ी लोग इसमें से जानते भी होंगे, जो साउथ दिल्ली की तरफ से अगर हैं तो। वहाँ पे मेजरली जितनी भी विमेन और वहाँ का मेजर पॉपुलेशन जो है वो मिल्कमैन है। उनके पास काउज हैं, उनके पास बफेलोज हैं, और वो बहुत ही हिली एरिया है। तो उनके लिए वो एक बहुत ही कंड्यूसिव है इस लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। तो वहाँ पे मेरा काम चलता है, और वहाँ पे मेरे पास 36 विमेन्स का एक ग्रुप है जिसको हम पर्यावरण सुरक्षा संगठन कहते हैं। और वहाँ पे वो लोग बेसिकली रिपेयर वर्ल्ड एंड लाइफ का जो मैंडेट है वो ये है कि हम वर्ल्ड एंड लाइफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। जो और पैरेलली वो हमारे जो हमारा एसडीजी गोल है 11 से 15 तक, उसको हम एड्रेस करते हैं, जिसमें कि है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें, वेस्टेज से बचाएं। सो 11 से 15 के गोल में भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो पीपल सेंट्रिक है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं या मेरी टीम जाके और हम उनको बताते हैं कि आप ऐसा करिए, आपको ऐसा करना चाहिए, कुछ भी हम टॉप टू बॉटम नहीं करते हैं। हमारा बॉटम अप अप्रोच है। तो हम उनसे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और फिर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मौसम क्या गर्म हो रहा है, पहले से कैलामिटीज आ रही हैं। कभी आप दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ही एक्सट्रीम वेदर होता है। अगर पॉल्यूशन है तो बहुत ज़्यादा है, ठंड है तो बहुत ज़्यादा है, बारिश है तो बाढ़ आ जाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? और फिर वहां से ही निकल के आता है कि हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम जो है सतर्क नहीं है पर्यावरण के तरफ से। और फिर हमने जब 7-8 चीजें शुरू करी कि ठीक है, ये 7-8 प्रॉब्लम है, जिनमें से कुछ लोगों का था कि आप पॉलिटिशियंस नहीं काम करते हैं या सरकार नहीं काम करती है। तो विद इन द डिस्कशन ये बात निकल के आई कि ठीक है, जो हमारे हाथ में है वो शायद हम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन और सरकार और अदर पीपल जो भी हैं उनके हाथ में जो है उसको शायद हम अभी एड्रेस ना करें। तो क्यों ना हम वहां से शुरू करें जो हम खुद कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने 3-4 चीजें, हम लोगों से मेरा मतलब है कि कम्युनिटी की विमेन ने ही ये चीज एड्रेस करा कि हम पॉलीथीन का यूज कम करेंगे। तो 2 साल तक हमारा सिर्फ यही इंटरवेंशन रहा कि अगर वो 10 पॉलीथीन यूज करती हैं ऑन एन एवरेज, तो वो उसको कंफर्टेबली आराम से बिना खुद को परेशान किए या बिना बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए उनके डेली के लाइफ में, 10 जस्ट उसको 8 पॉलीथीन पे ले आए। फिर उन्होंने सेम काफ़ी समय तक इसको प्रैक्टिस किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और फिर हम आगे गए। तो बेसिकली रिपेयर वर्ल्ड एंड लाइफ जो है वो किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि अभी हम लोग सभी फील कर रहे हैं कि ग्लोबल हमारा और लोकल इन्वायरमेंट क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम्युनिटी जो है वो उस इकोसिस्टम के जो हमारे पास अलार्म्स आ रहे हैं उससे थ्रेटन है, और हम एसडीजी गोल को भी प्रोग्रेस में नहीं ले जा पा रहे हैं। और अगर हम इसका कारण देखें और अगर हम डेटा पे देखें तो 17% ही हाउस होल्ड हैं जो कि रिसाइकलिंग के बारे में सोचते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अवेयरनेस है और ना उनको कोई ऐसा रिसोर्सेज है कि वो रिसाइकल कैसे करें। हाउस होल्ड का भी गीला कचरा और सूखा कचरा कर पाना भी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है।
रेजिलियंस भी कम है और बहुत कम नॉलेज है कि हम क्या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस करें, जो कि बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है। हम लोग बहुत छोटी बात करते हैं कि जैसे हम अगर 4 चाय पी रहे हैं तो 3 पी सकते हैं क्या, अगर हम साल में 6 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं तो क्या 5 जोड़ी कपड़े खरीद सकते हैं, क्या हम प्रिंट आउट नहीं निकाल के हो सके तो जितना भी फोन पे चीज़ों को देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे हम क्विज करते हैं और उससे हम निकाल के लाते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने से भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट, यानी जब हम कुछ इन्वायरमेंट के खिलाफ या एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और ऑक्सीजन कम होता है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दैट वे हम इस तरीके से काम करें। जो हमारा बिग आइडिया है, जो अभिषेक जी भी बता रहे थे कि मेजरली हम 4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हमने 4 आइडियाज़ को लिया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट पे काम करता है, लेकिन हमारी इम्फेसिस है वो विमेन लेड है कि हम औरतों के विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करें, जेंडर इक्विटी पे काम करें। और दूसरा हमने ये भी देखा है कि जैसे मदर अर्थ है वैसे ही मदर हम एज ए विमेन भी वी आर मदर। और हमारा सबसे बड़ा हमारे पास जो वरदान है कि अगर आप देखेंगे बहुत सारी सेइंग्स भी है कि अगर हम किसी एक मेल को एजुकेट करते हैं तो सिर्फ एक मेल एजुकेट होता है, लेकिन अगर हम किसी विमेन को एजुकेट करते हैं तो उसकी पूरी फैमिली एजुकेट होती है। तो उसी फिलॉसफी के तहत हम लोगों का पहला इंटरवेंशन एरिया है विमेन। हम इन विमेन को ग्रीन एजेंट बोलते हैं। और ये विमेन है, इन्होंने ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, इन्होंने ही सॉल्यूशंस को लिस्ट आउट किया और इन्होंने ही उन सॉल्यूशन में से डुएबल सॉल्यूशन को निकाला कि ठीक है हम प्लास्टिक कम यूज करेंगे, पानी वेस्टेज कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे और जितना हो सकेगा वेस्ट सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे। एंड फर्स्ट दे हैव प्रैक्टिस देयर ओन, पहले उन्होंने खुद से ये प्रैक्टिस की बिना किसी को परेशान हुए, बिना किसी तरह से अपने दिनचर्या में परिवर्तन किए, उन्होंने खुद प्रैक्टिस करा। फिर उन्होंने अपने चिल्ड्रन और अपने हस्बैंड को इस चीज़ को करने को कहा। और आज जो अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल से तो बहुत ही इंटेंसिव हम काम कर रहे हैं उस विलेज में। तो अब वो कम्युनिटी लेवल पे भी हैं, कुछ वुमेन हैं जो शॉपकीपर्स हैं तो उन्होंने भी प्लास्टिक के पॉलीथीन देना बंद कर दिया है। वो खुद घर में कागज का प्लास्टिक पैकेट बनाती हैं। और वो ये भी बताती हैं अपने इंटरवेंशन के दौरान कि वो उसमें भी कोशिश करती हैं कि 3 4 चीज़ों को एक ही पन्नी में या फिर एक ही पेपर बैग में दें। तो ये हमारा विमेन लेड इंटरवेंशन है प्योरली। दूसरा है सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी उसके लिए मेरा एक अलग से, इस पूरे इंटरवेंशन के लिए मैंने एक अलग स्लाइड तैयार की है क्योंकि आज मुझे आप लोग को बताना है डिटेल आउट करके। बट यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अभी 7% थी, लेकिन 2050 तक हम देख रहे हैं कि 20% हो जाएगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है और ये हेल्थ फैसिलिटीज भी इम्प्रूव हो गई हैं। और जनरेशन में अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो भी, ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो और साथ में ही हमारा जो है जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। तो एक था कि हम सीनियर सिटीजन को इंगेज करें ताकि उनको वो जो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, पेरेंट अकेले रह जाते हैं, तो उनको एक एम्प्टी नेस्ट, मतलब उनको लगता है कि उनका घोंसला खाली हो गया, जैसे बर्ड्स का घोंसला खाली हो जाता है तो लगता है। तो उसके वजह से उनको बहुत ही लोनलीनेस फील होता है। दूसरा, उनके पास बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, वो लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में किए हैं तो उनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करें और उसको हम अपने यूथ के पास ट्रांसफ़र करें, जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन इंगेज भी होंगे और उनका एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम और लोनलीनेस भी कम होगा और उनका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रहेगा और वो अपने आप को इंगेजिंग रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। फॉलोड बाय यूथ को हम इको पाइनियर्स बोलते हैं, जो इस लेगेसी को जो उनको मिला है अपने इको गार्जियन से उसको यूज करते हुए प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए बेटर अपना फ्यूचर कर पाएंगे, विच विल, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी हमारे अच्छा रहेगा क्योंकि उनको प्रीवियस नॉलेज प्लस एग्जिस्टिंग नॉलेज दोनों मिलेगी। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम स्टूडेंट और चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं, हम उनको ग्रीन बडीज बोलते हैं। स्कूल प्रोग्राम है ये, हम स्कूल में जाके बच्चों के साथ काम करते हैं सो दैट वो जो है इस नॉलेज को ना कि बस इसी जनरेशन तक खत्म हो बट बल्कि फ्यूचर जनरेशन को भी ये नॉलेज ट्रांसफर हो, जिससे हमारा एक इन्वायरमेंट कॉन्शियस बिहेवियर साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा।
अभी हमारी जो पार्टनरशिप हो रही है वो हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, मेजरली लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कर रहे हैं, स्कूल के साथ कर रहे हैं, रूरल कोऑपरेटिव्स के साथ हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, जिनमें आप सब लोग भी आते हैं स्टेक होल्डर्स में, जिससे कि हमारा नॉलेज जो है वो हमारे तक लिमिटेड ना रहे, हम एक दूसरे से सीखें भी, और हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको हम फिर और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। एज आई सेड, मेजर इंटरवेंशन एरिया हमारा जो है वो विमेन लेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, रिस्पेक्टफुल केयर गिविंग टू सीनियर सिटीजन है, इन्वायरमेंट कॉन्शियस यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन हम तैयार करना चाहते हैं, और हम नेचुरल फूड को और स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि वो रिसाइकल और रीयूज करें, रूरल लाइवलीहुड जो है उसको स्ट्रेंथन करें, और काऊ और डेयरी प्रोडक्ट को करें, बिकॉज हम लोगों को जैसा कि सबको पता है कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स बनते हैं, क्योंकि वो फार्म में जाता है, फिर वो प्रोसेस्ड होता है, फिर उसमें प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक किया जाता है, फिर लोग खाते हैं। तो ये 4-5 जो लेयरिंग हो जाती है एक नेचुरल फूड का प्रोसेस फूड के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज भी होता है। तो इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जितना हो सके फल फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट खाएं, बाहर की चीज़ें कम खाएं। और सेम जैसे हमने पॉलीथीन वाला मॉडल रखा है वही रखा है कि अगर आप वीक में 2 बार पिज़्ज़ा खाते हो तो क्या आप एक बार खा सकते हो, और उसको अगर आप एक बार खा रहे हो तो आप कितना कार्बन क्रेडिट जो है वो आप कम कर पा रहे हो, वो भी हम उनको कैलकुलेट करके बताते हैं, तो उनको ये बात फिर समझ में आती है। तो इस इंटरवेंशन के थ्रू बिहेवियर लेवल पे हम चेंज यही करना चाहते हैं कि हम कार्बन कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन हैंडप्रिंट में चेंज करना चाहते हैं बाय रिड्यूसिंग प्लास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी मिसयूज, एंड ऑल्सो हम उन्हें प्लांटेशन की बात करते हैं कि वो औषधीय खेती करें, जैसे तुलसी, एलोवेरा, इस तरह की चीज़ें जो कि गमले में भी हो सकती हैं और वो हमारी बेसिक रेमेडीज के भी काम आती है। और हम ऑल्सो एक पूल ऑफ, एज आई सेड कि हम सीनियर सिटीजन, यूथ और फ्यूचर जनरेशन के साथ एक पूल ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्शियस ग्रुप तैयार करना चाहते हैं, और जेंडर इक्विटी हमारे कोर ऑफ द प्रोग्राम है, एंड वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग कि हम किस तरीके से रिस्पेक्टिव और केयर गिविंग अपने सीनियर सिटीजन्स को दे सकें और नेचुरल फूड प्रोड्यूस कर सकें। तो ओवरऑल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है वो बिल्कुल ही इन्वायरमेंट सेंट्रिक है, कि हम कम्युनिटी को क्लाइमेट रीस्टोरेशन की बात करते हैं, और जो कि हम अपने सिर्फ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने खराब किया है इन्वायरमेंट को, तो हमारा ही काम है कि हम उसको रिपेयर करेंगे। इसी वजह से हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी रखा है वो रखा है रिपेयर वर्ल्ड एंड लाइफ, क्योंकि हमने खराब किया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ही उसको रिपेयर करें। और ओवरऑल जब हम ये सारी प्रैक्टिसेस को अपने डेली लाइफ में लाते हैं तो विजन हमारा है कि हम एक सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल कम्युनिटी बनाएंगे जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेगा। और यही हमारा आउटकम भी है कि हम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन करें, विमेन एम्पावरमेंट करें, केयरफुल और रिस्पेक्टफुल केयर गिविंग करें अपने सीनियर सिटीजन को, और एक हम पूल ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन बनाएं ताकि हमारा ये सस्टेनेबल प्रोसेस भी आगे जाए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसको मैं ये प्रेजेंटेशन अभिषेक जी के साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आप लोग किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट करें, तो हम इसके तहत इस वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को मैंने इसमें दे दिया है ताकि हम इसको जुड़ सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू आंसर, और फिर मैं डिटेल में बात करूंगी कि हम सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम को किस तरीके से कर रहे हैं। जी। आ, आप सभी लोगों का कोई प्रश्न है जो अभी तक की प्रेजेंटेशन है तो वो कर सकते हैं। आ, नहीं तो अभी सीनियर सिटीजन का जो विषय है इस पर डिटेल में प्रीति जी प्रेजेंटेशन देंगे। कोई भी इस पर कोई भी प्रश्न कर सकता है। आ, अलका अलका दीदी, अलका रेवानी। अलका जी का कोई प्रश्न है क्या? रोजी जी। मुझे लगता है कि सब लास्ट में ही हम लोग प्रश्न ले लेंगे तो ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। श्योर।
वन सेकेंड, मेरी स्क्रीन तो अभी विजिबल नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। गिव मी वन सेकेंड। अब विजिबल है? जी जी, अब विजिबल है। तो जैसे कि हम मैंने बताया कि जो हमारे 4 इंटरवेंशन एरियाज हैं, जिसमें वन इज विमेन लेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, सेकंड इज गिविंग अ रिस्पेक्टेबल केयर गिविंग स्ट्रेटजी हमने बनाई है। तो उसके तहत मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करना चाहती हूँ। तो अगर हम बात करें डेटा की, तो अभी जो हमारा सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है वो 7%, 9% है, जो कि अभी 2050 तक हम ऐसा कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये हमारा 20% तक जाएगा। तो हमारा एक ये बहुत ही बड़ा एक गैप क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे कि हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि अगर मैं ईस्टर्न यूपी की बात करूँ, स्पेशली पूर्वांचल की बात करूँ, तो वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में, और फिर किस तरीके से वहाँ के सीनियर सिटीजन हैं जो कि अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से उनको केयर गिविंग सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़। प्लस विमेन का भी अगर हम वहाँ पे देखें, इसमें भी विमेन को एज आई सेड कि हम लोग हमेशा साथ में लेके चलते हैं, तो वहाँ पे विमेन को इंगेज करने की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि मेजरली अगर हम देखेंगे तो मेल जो होता है फैमिली का वो माइग्रेट करता है, फीमेल्स माइग्रेट कम करती हैं। सेकेंडली, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मेल से ज़्यादा फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होती है। तो उस केस में उनके लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं कि कुछ प्लान करके रखें, जिससे उनको हम एक रिस्पेक्टफुल लिविंग दे सकें आफ्टर देयर व्हेन दे हिट टू देयर सीनियर सिटीजन एज ग्रुप, जो कि 60 साल अबव होता है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमारा मेजर जो विजन है वो है कि थ्रू उनकी नॉलेज शेयरिंग, उनका एक पॉजिटिव रिक्रिएशनल इन्वायरमेंट प्रदान करना, और उनकी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड इनिशिएटिव्स को लेके हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको जो वो खालीपन फील होता है, या ऐसा लगता है कि घर में बच्चे चले गए, अब क्या करें, जब तक बच्चे थे हम उनको ग्रो करा रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे एंड ऑल दोज थिंग्स, बट अब वो चले गए, तो एक अजीब सा एक घर में बिल्कुल एक खालीपन आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या काम करना है, मैंने अपने सारे जिम्मेदारियों को निभा लिया है। तो उस चीज़ों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? तो अगर हम डेमोग्राफिक रियलिटी देखें, जैसे मैंने अभी बताया है कि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अनप्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 9.7 है अभी 2023 के डेटा के हिसाब से। और अभी हम आगे इसको देखें तो ये 2050 तक 20% चली जाएगी, और करीब हमारे 300 मिलियन जो हैं सीनियर सिटीजन जो हैं वो उस एज ग्रुप में आ जाएंगे। और उसमें क्रिटिकल चैलेंजेस क्या निकल के आएगी कि हमारी जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत वीक हो चुका है, अब उतनी जॉइंट फैमिलीज नहीं रह पाती हैं। और केयर, इस वजह से केयर गिवर जो होते हैं, जो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं या बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी वो भी अब जा चुके हैं, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि अब वो कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। और हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो स्कीम्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट वो सफिशिएंट नहीं है, और उनको अवेल करने में हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और दिस ऑल थिंग्स जो है वो लीड करता है मेंटल हेल्थ और आइसोलेशन क्राइसिस की तरफ। तो अगर हम इन चैलेंजेस को ध्यान में देखें तो साथ के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, क्योंकि एक तरफ हमारी विमेन सेगमेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है काम करने के लिए, प्लस विमेन आर मोर टुवर्ड्स नर्सिंग और ध्यान रखने में वो ज़्यादा ही इमोशनली स्ट्रांग होती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। तो उनको अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे तो वो एक मेल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा ये काम कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का भी हमारा इनोवेशन का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि हम, जैसे अगर आप देखेंगे जापान एंड इटली, तो वहाँ पे बहुत तरह के इस तरह के सीनियर पॉपुलेशन जब बढ़े हैं तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे कि उसको उन्होंने ऐप ड्रिवन किया है, उनके पास अलार्म्स हैं, उनके पास ई मेडिसिन हैं, ई डॉक्टर कंसल्टेशन की सारी सुविधाएं हैं, जो इंडिया में हमारे पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा हमारे पास गैप है जिसको हमें करने के लिए काफ़ी स्कोप भी साथ के साथ
हमारे पास बनता है, जिससे कि हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं वो डिग्निटी के साथ अपना काम अच्छे से अपने रिटायरमेंट एज को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, जैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट। ये हमारी लीगल पॉलिसीज़ और हमारे लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड लॉज को यहाँ पे रखा है और स्कीम्स को रखा है। बट हैविंग सेड दिस, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी कि माइग्रेशन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, कि हाई माइग्रेशन, ईस्टर्न यूपी का ये केस स्टडी है कि वहाँ पे बहुत हाई माइग्रेशन हो रहा है। और सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और बहुत लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे है। वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छे से नहीं है, तो वो केयर गिवर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। डिवाइसेस की भी हम बात करें तो वो लोग बहुत अच्छे से, बहुत वेल वर्स नहीं है टू यूज़, कि उनका फ़ोन वो यूज़ करें और वो अपने लिए फैसिलिटीज़ या सर्विसेज अवेल कर पाएँ। तो उसका इमर्जिंग सोल्यूशन हम लोगों ने देखा कि अगर हम एक कम्युनिटी नेटवर्क बनाएं विथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग मिलके अगर हम इस पे कुछ काम करें तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पूल है जो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं है, बट हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस कर सकते हैं, जैसे अपोलो है या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर हम टेली हेल्थ को ब्रिजिंग कर दें, सोशल रूरल और अर्बन हेल्थ केयर गैप को ख़त्म करने के लिए, तो उससे भी उन्हें घर बैठे ही अपने इस तरीके की उनको सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ फिर भी मिल सकती हैं। और केयर और इकोनॉमिक को साथ में करके हम देख सकते हैं कि विमेन हैं जिनको के अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस नहीं है, बट वो अपने घर को छोड़ के भी नहीं जाना चाहते हैं। तो उस ब्रिज को हम कैसे वी कैन ब्रिंग दैट ब्रिज दैट विथ गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एज वेल एज केयर गिविंग सपोर्ट मिलेगा हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी। और मेंटल वेलबीइंग इनिशिएटिव, तो इस पे अभी हम लोग बहुत ही डिटेल में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन का ग्रुप बनाते हैं और वो लोग इकट्ठे होते हैं, वो जमा होते हैं, और जो भी मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज शेयरिंग ही करें। कभी कभी सम्मेलन करते हैं, कभी वो लोग जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग करते हैं कि किस तरह से औषधीय खेती की जा सकती है, और हम किस तरीके से अपने ऑन गोइंग जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको कैसे मल्टीफोल्ड हम प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जो उन्होंने अपने टाइम में किया है, और उनको वो सारी चीज़ों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज शेयरिंग वो एग्जिस्टिंग किसानों के साथ करते हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग विमेन के साथ किया था, कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है और कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम और पॉलिसी लेवल पे हैं। तो सिस्टम और पॉलिसी लेवल पे हम ग्रेजुअली जाएंगे और हम कोलैबोरेट करेंगे विथ ऑल ऑफ यू एंड लाइक माइंडेड पीपल, जिनको लगता है कि हमें पॉलिसी लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है और एडवोकेसी लेवल पे भी काम करने की ज़रूरत है। बट डायरेक्ट इंटरवेंशन हमारा वही है कि सीनियर सिटीजन को इंगेज करना और उनके नॉलेज और विजडम को यूज़ करना टू एंड ये स्किल को ट्रांसफर करना टू आर यूथ। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे इस डुअल चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे कि हमारे जो हैं सीनियर सिटीजन जो है वो इंगेज भी हों, उनको किसी तरीके से लोनलीनेस या फिर एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी ना आए, और वो अपने आप को रिक्रिएट रखें, तो वो ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हेल्दी भी रहेंगे। ये डेटा की अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स ग्रो कर रहे हैं, और हमारा जो वर्किंग एज है वो उस तरीके से रिड्यूस भी हो रहा है, बिकॉज हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी अभी काफ़ी चेंज हो गया है। हम पहले की तरह हमारी लार्ज फैमिली भी नहीं है, काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली है। वी आर मोर माइंडफुल ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। तो अगर हम देखें तो 1971 में हमारा जो वर्किंग एज ग्रुप था वो और हमारे जो सीनियर सिटीजन थे वो
तो वर्किंग एज ग्रुप जो है हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि कम हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो 2030 से 2050 के बीच में बहुत स्टीप राइज हो रहा है। जो मैंने पहले भी बताया कि पहले वो 9% थे, जो 2050 तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 20% तक इम्प्रूव होगा। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, और वो पॉपुलेशन हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हमारा पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में जाए और हम तैयार नहीं हैं उनका ध्यान रखने के लिए। तो मेजरली हम लोग अभी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ आवर कोर इंटरवेंशन एरिया, कि हम इसको कैसे, इसमें जितना हो सके हम इसको ब्रिज कर पाएँ थ्रू हमारी जो विमेन है और हमारे जो यूथ हैं वो इस बारे में कॉन्शियस एक्शन लें। ये अगेन हमारे सारे स्कीम्स हैं जो पहले ही हमारे गवर्नमेंट के तरफ से है। जैसे आप देखेंगे तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हमारा 2007 है, जिसमें कि ऐसा बोला गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए, दे हैव टू पे 10,000 रुपीज़ मिनिमम टू देयर पेरेंट्स। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से है। राष्ट्रीय विद्योश्री योजना है। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में भी हमारे सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम्स हैं और अदर प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ कवरेज है। तो ये सारे हैं, हमारे गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन इसमें अगर हम चैलेंज की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी गैप है। अवेयरनेस नहीं है हमारे सीनियर सिटीजन के पास टू अवेल दिस स्कीम्स, और बहुत ही क्लमजी प्रोसेस है। अमाउंट जो हम उनको एलोकेटेड है वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है बेस्ड ऑन देयर नीड्स। और रीच हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है। तो अगर हम बात करें कि वेबसाइट बनी हुई है और सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया और आउट देयर इन द नेटवर्क है, बट बहुत सारे ऐसे हमारे सेगमेंट में सीनियर सिटीजन हैं जो कि दे आर नॉट वेरी डिजिटल फ्रेंडली, तो उनको ये स्कीम के बारे में पता भी नहीं है। तो इस कारण से भी सरकार की स्कीम में पैसा यूटिलाइज नहीं होता है, और हमारा जो सीनियर सिटीजन ग्रुप है वो अवेल नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से हम इस गैप को फिल करें, और हम इस पूरे जो भी हमारे स्कीम्स हैं उसको हम अवेल कराने में उनकी मदद करें थ्रू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ईमेल चेक करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत मतलब मैं खुद भी सीनियर सिटीजन से मिलती हूँ। इवन इन दिल्ली ऑल्सो आई विल शेयर कि मैं कुछ दिन पहले एक बैंक गई थी, और एक बहुत ही सीनियर सिटीजन थे जिन्होंने कारगिल में काम किया था, और वो आए थे और वो बैंक मैनेजर से बात कर रहे थे क्योंकि वो अपना ओटीपी भूल गए थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इट इट इज़ नथिंग टू डू विथ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड या रूरल या अर्बन। सीनियर सिटीजन में मैंने एक देखा है कि उनका एक रेजिस्टेंस है कि ये मेरे से नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ फॉरवर्ड्स कर पाता हूँ, मैं सिर्फ मैसेजेस पढ़ सकता हूँ। बट अगर उनको एक फ़ोटो भेजना है और अगर हम बोलते हैं कि आप एचडी बटन दबाएंगे तो एचडी वाली फ़ोटो आ जाएगी, तो वो बोलते हैं हमसे नहीं होगा। तो हम बहुत कुछ है जो उनको कर सकते हैं जिससे वो इंगेज भी होंगे, उनको अच्छा भी लगेगा, और वो अपनी जिम्मेदारी खुद भी उठा पाएंगे, और बहुत कम वो डिपेंडेंसी उनकी होगी दूसरे जनरेशन्स के लिए। एंड अगेन हमारा ये सोशल मीडिया हैंडल है, और अगर आप देखें तो जो ये फर्स्ट वाला आप देखेंगे तो ये इंटरवेंशन जो है ये गाजीपुर में चल रहा है, और ये है मिशन जामवंत से हनुमान जी, जिसमें कि इसका थीम ये है कि हनुमान जी को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता था, जब तक कि जामवंत जी ने उनको नहीं बताया। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कराया तो उनको पता चला कि उनके अंदर तो इतनी पावर है कि वो समुद्र को लांघ के लंका तक पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह से अभी जो हमारे यूथ हैं, अभी जो हमारी जनरेशन है, उसको पता नहीं है कि उसके अंदर कितने स्किल सेट हैं। हम और इंडिया भारत में वैसे भी हम देखेंगे कि हम लोग काफ़ी ट्रेडिशनली रिच कंट्री हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ही देश में इन्वेंट हुई थी सबसे पहले। बट वो चीज़ें हमारे जनरेशन को बहुत अच्छे से नहीं पता हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, और ग्रैंड पेरेंट का मतलब साथ भी बच्चों को नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन और अदर चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा ये हम ब्रिज कर सकते हैं कि ये तीनों जनरेशन, ओल्ड एज होम और एडॉप्शन सेंटर, कुछ इस तरीके से कि सब
एक हम साइकिल बना सकते हैं कि बुजुर्गों को बच्चे मिल रहे हैं और बच्चों को भी पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, बट रिपेयर वर्ल्ड एंड लाइफ में और पूर्वांचल महिला कल्याण जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएम के, उसमें अभी इन चीज़ों पे काम किया जा रहा है कि हम उनको किस तरीके से इंगेज करें थ्रू काव्य सम्मेलन, या फिर वो अपने एग्रीकल्चरल स्किल को यंगर जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं और प्लस वो इंगेज भी हैं। तो अभिषेक जी, आई होप कि मैंने अपने टाइम में इसको ख़त्म किया है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो आई एम हैप्पी टू आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आपने बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत विस्तार से सारी चीजें बताई। अभी पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसका विषय था कि हमारे बिखरते परिवारों को कैसे बचाएं। तो उसमें भी बात यही निकल के आई थी कि जो सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनको संभालने की भी, और साथ ही साथ उनका एक सदुपयोग उनके माध्यम से समाज को दिशा देने की भी एक प्रयास होना चाहिए। और इसमें कुछ जगह पर लोगों ने काम किए हैं, क्योंकि ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे। समाज हमारा पहले ऐसा ही था। अभी पिछले 50-60 साल में जो नई व्यवस्थाएं बनी, नए परिस्थितियां बनी, उनके चलते ये बिखराव आ गया। पहले संयुक्त परिवार ही होते थे, वहां पे इसी तरह के वो होते थे, ग्राम होते थे, वहां पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन जो पिछले कुछ 50-70 साल, 80 साल में जो व्यवस्थाएं बदली हैं, उसकी वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। पहले माइग्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम बहुत कम होती थी कम होती थी। लेकिन अब तो माइग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। बिल्कुल। माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो 20 करोड़ 30 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। तो वो माइग्रेंट्स जो 20 करोड़ 30 करोड़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, उनमें से 80% केसेस में तो ऐसे हैं, 90% केसेस में तो ऐसे हैं कि बच्चे और बहू अलग रह रहे हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप गांव में हैं, अलग रह रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं या जो बन चुकी हैं, तो इनमें से हम किन चीजों पर मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे बेहतर वो कर सकते हैं, उसी का ये एक प्रयास है। इसमें एक और बात आती है, जैसे ये जेन जेड की बात कर रहे हैं, जेन पता नहीं क्या क्या जेन बन गए, तो ऐसे ही जेन बीआई भी है, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, जिनका यस। जन्म जो है 47 से पहले हुआ। तो अब उनकी तादाद 1% 2% ही रह गई है। ऐसे लोगों से ये जो 2-4% लोग बचे हुए हैं, ऐसे लोगों का अनुभव जो है, जो उनकी सोच है, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको कैसे साथ में लिया जा सकता है। तो ये सारे विषय जो हैं, इन पर काम करने का वो है। और हम सभी लोगों से बारी बारी से हम आग्रह करते हैं कि वो अपने प्रश्न अपने विचार रखें। मैं नाम बोलता जाता हूँ और वो विचार रखें। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। ब्रिगेडियर साहब। आप म्यूट पे हैं शायद। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। सर, ब्रिगेडियर साहब। म्यूट पे हैं क्या? अ, नहीं, म्यूट पे। अलका जी। Hmm? Om Shanti. Can you hear me? यस यस। Hmm. So very nice. You have talked about almost all the problems that seniors face, and this has been going on for quite some time. In fact, I remember when I was not senior. Now I have also become a senior. So that time also we were thinking about this problem, and we had thought of a holistic solution because
You know, this I always used to wonder that, you know, at home, when there is a nuclear family, taking care of one old person takes away all the time of the basically the bahu of the house, isn't it? Yes, yes. And then it is not fair on the part of a senior or part of anybody from the family that one person has to take care of this. So everywhere there has to be some provision, social security like that for seniors. But we had, means that is because my sir was a very wise person. He was a saintly person, and I had the opportunity to be with him. So we had written many projects for that, and one of them was holistically handling that. That means the place is there which has multiple activities, and it takes care of orphans also, then jobless students also, and senior citizens also, and they all stay together like a family. But this is possible only if, this is what I feel, that the value system is very high, consciousness level is very high, and the person who takes care of that is a spiritual person as well as a very, who uses science also. So science and spirituality has to come together to build this system. Otherwise, it doesn't work. Because people have become, it's called Kali Yuga. People have become so self-centered, and to some extent, that is why these nuclear families are there. Otherwise, there is no need to have nuclear families. That it is difficult for people to be with other people because they have no tolerance. Everybody has different aspects, and that what you call tu mai mai, that also takes place. Who will listen to whom? Who will be the head of the family? Because when the son grows big, he also wants his independence. So all those things are very difficult to handle unless there is value education. We have to bring back value education and spiritual education and increase the consciousness level of people. That is the only solution according to me. Okay, thank you. Thank थैंक you. यू अलका जी. प्रीति जी, Hmm. एनी कमेंट? नहीं, वेल अलाइंड, क्योंकि यही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है, दैट वी आर listening directly from the senior citizen. Only my submission is here is that there are certain people who have these kind of problems like alignment problems, understanding problems, or misunderstandings between the senior citizen and the in-laws, daughter-in-law, and things like that. But here we are majorly looking at the problem which is very organic. For example, जैसे आशीष जी, अभिषेक जी ने भी कहा that there is a limitation that they have to migrate from the rural places in Purvanchal, and in that case, even if they're willing to support their parent, they are not able to do it. Similarly, parents are also not willing to go to their children because they want to stay at their roots. So what we can do to give them home like feeling, there is a term for it. Presently I'm not able to recall that, but there is a term that they want to stay in their own place, and how we can bridge this, that the woman out there is also unemployed and they are also looking for some work. So how we can bridge this gap and we can align this is the moment Alka ji said that we have to have this ecosystem where senior citizens, students, volunteers, women, children, everybody can support each other. That kind of ecosystem is a very potential requirement right away for this challenge. जी, इकोसिस्टम. तो ये इकोसिस्टम बनाने का एक प्रयास चल रहा है. इसी के लिए एक प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया, घर घर गुरुकुल. अलका जी का ही इनिशिएटिव है.
उन्होंने ही किया। और उसको कैसे इंस्टीट्यूशन, छोटे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और बाकी माध्यम से किया जाए, ताकि ये जो एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों तक सीमित न रहे, ये सभी के लिए अवेलेबल रहे। और यहाँ जो बुजुर्गों के पास अवेलेबल ज्ञान है, उपलब्ध वो है, वो उससे सीखें और सिखाएं भी। सीखने का मतलब जैसे डिजिटल लिटरेसी की बात है, हेल्थ अवेयरनेस की बात है, और जो नई डेवलपमेंट हुए हैं नए, तो वो उनको सीखना पड़ेगा, जिससे कि वो आज की दुनिया के साथ तालमेल मिला के चल सकें। और साथ ही साथ जो उनके अनुभव हैं, उन्होंने जो जीवन में सीखा है, जो उनके कौशल है, उसको वो दूसरों को दे सकें। तो ये इकोसिस्टम से ही पॉसिबल है। राइट। बिट्स एंड पीसेस में वो रिजल्ट आएंगे नहीं। छोटा मोटा सक्सेस मिलेगी, लेकिन वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो माइग्रेशन जो है, वो माइग्रेशन पैटर्न और जो माइग्रेंट्स हैं, इन पे काम करने के लिए भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो एक बहुत बड़ा एक पेन एरिया है वो यही है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे दूर हैं, और वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हुए हैं, जॉब के लिए गए हुए हैं, काम के लिए गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अभी आज का समाज है, उससे निकाला कैसे जाए, उससे बेहतर कैसे किया जाए, ये प्रयास सभी को मिलकर करना होगा। और उसी में हम सभी लोग यहाँ विचारों का आदान प्रदान और साथ में कैसे इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। और रिसोर्सेज भी जुटाना एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कैसे रिसोर्सेज जुटाए जा सकते हैं, कैसे एक दूसरे की मदद की जा सकती है, उसमें प्रयास कर रहे हैं। अगले हमारे वो हैं ब्रिगेडियर राजा राम जी। ब्रिगेडियर साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आ- आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब। आ, आचार्य विजय कारिकर जी, अजय जी, आ, सचिन पाटिल जी, दीपक जी, किसी को कोई प्रश्न है? ब्रिगेडियर साहब, आपका वीडियो ऑन प्रसन्न है? चित्त क्या? प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न चित्त जी, 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 है। और डॉक्टर प्रीति सिंह ने जो बोला, इससे हम प्रसन्न जी, चित्त। जी। प्रश्न प्रश्न नहीं होगी थी। अच्छा, प्रश्न नहीं है कोई? मैं हिमाचल बहुत से बोल बढ़िया। रहा हूँ। डॉक्टर एम एल पटेल बोल रहा हूँ हिमाचल जी, जी, से। जी, बद्रीनाथ जी। नो तो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आचार्य विजय कारिकर जी, महेंद्र द्विवेदी जी, डॉक्टर ओमिंदर सिंह जी। जी नमस्कार। जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आजकल जो निकल के आया है कि माता पिता को छोड़कर बच्चे बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। ये सब कुछ चल रहा है। और अभी मैडम ने भी बतलाया कि लोड एक पर आने की पूरी संभावना रहती है, तो वो पहले से ही वह बहू अलग होने की व्यवस्था करने लगती है। ऐसे तमाम चीजें आ रही हैं। तो इनके लिए हमें स्वयं ठीक होना पड़ेगा। जैसे कि अभी अपनी जो मीटिंग हुई थी, कार्यशाला हुई थी, तो उससे भी एक रास्ता निकल सकता है, ग्राम स्वराज और वार्ड स्वराज। कैसे हम स्वरोजगार पैदा करें, कैसे हम अपने शहर में छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे स्वरोजगार के माध्यम से हम आगे बढ़ें। तो एक स्वरोजगार और अ, करने का हम अगर प्रयास करें, अपने क्षेत्र में रहकर अध्ययन करते हुए हम अपने क्षेत्र में ही काम करें, तो इससे निजात मिल सकती है हमें। जी, तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही यह बताना पड़ेगा, और उन्हें कि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित करा रहे हैं, व्यवस्थित करा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें संस्कारों की शिक्षा भी साथ में देनी पड़ेगी। आज जैसे मैं भी हूँ, मैं भी दो बच्चों का पिता हूँ। तो मतलब मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अधिकांश लोग करते हैं ऐसा, मैं ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ।
तो मैं अपने बच्चों को मेरी 4 बुआएं हैं, चाचा हैं, बड़ा खानदान है, बाहर हैं सभी, जीजाजी वगैरह, फूफा जी वगैरह, मैं सबसे 15 दिन 20 दिन में सभी से बात कराने का प्रयास करता हूँ कि बच्चे से बोलता हूँ कि नहीं, आज फूफा जी से बात करो, आज जीजा जी से बात करो, आज मौसी से बात करो, है ना। तो बच्चों को जोड़ने का हमें प्रयास करना पड़ेगा, जो हमारे रिलेशनशिप हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि बच्चे पढ़ाई में और मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि हमारे पिता के कितने मित्र हैं, हमारे परिवार के कितने रिश्तेदार हैं, क्योंकि सिर्फ उस शादियों में ही मिलते हैं या अन्य कोई कार्यक्रम में जो घटनाएं दुर्घटना घट जाती हैं उसमें मिलने का प्रयास करते हैं। तो हमें, अगर हम, मतलब सुधार की बात कर रहा हूँ, संस्कारों की बात कर रहा हूँ, तो हम कम से कम इतना तो तय कर लें कि महीने में 1 या 2 बार जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने हमारे समाज के जो जिनसे जो जुड़े हुए समाज, मतलब मित्र वगैरह भी हो गए, समाज के लोग भी हो गए, अन्य मोहल्ले के लोग भी हो गए, तो बच्चों को पता न, भाई थोड़ी देर तो बात करनी है ना। शनिवार रविवार के दिन ही हम बच्चों से बात कराएं कि भाई मोहल्ले में जे वर्मा जी हैं, जे शर्मा जी हैं, जे यादव जी हैं, जे साहू जी हैं, इनसे अपने संबंध है, परिवारों के संबंध है, उनको घर ले जाएं, बात कराएं। तो इससे क्या है कि एक दूसरे से जुड़ाव होगा, और जुड़ाव होगा तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, मर्यादाएं होगी। आज स्थिति ये हो गई कि बच्चे बाहर पढ़ने, भाई सबके बच्चे जाते हैं, मेरे भी जाएंगे, अगले साल मेरा भी बच्चा बाहर जाना है पढ़ने, 12वीं कर रहा है अभी, अगले साल जाएगा। तो उसे पता ही नहीं रहेगा अगर कि जे हमारे चाचा हैं, जे हमारे मामा हैं, जे फूफा हैं, जे बुआ हैं, तो वो कैसे मर्यादाओं का में रह पाएगा, है ना। तो बच्चों को रिश्तेदारों से, समाज से, मित्रों से जोड़ने की आवश्यकता है। तो उनके अंदर भी एक भावना होगी कि ये हमारे हैं, इन्हें हम, इनके साथ हमें रहना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और सम्मानीय मैडम के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा अभियान चलाया जा रहा है, और धन्यवाद। और मेरा कोई धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजा राम। ब्रिगेडियर साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मुझे लग रहा है उनका वॉल्यूम लो है, आवाज नहीं आ रही है। दीपक अग्रवाल जी, उनका कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से वो की आवाज उनसे जी आ नहीं रही। जी उनका जी हाँ, आ गई, अफसर जी, आ वैसे गई मेरा जी। मैडम से एक सवाल है कि जो जैसे परिवार विघटन हो रहा है, दूर जा रहे हैं संबंधी, तो इसका मूल कारण है पैसा। जो उनको रोजगार नहीं मिला, इस कारण से भाग रहे, रोजी रोटी नहीं चल पा रही कई लोगों की, तो परिवार विघटन हो रहे। लेकिन मेरा मैडम से कहना है कि आप जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो आपको कितनी फंडिंग कहाँ से मिल रही है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और कैसे आप फंड ले पा रहे हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसी फंडिंग मिली नहीं है। तो हम लोग एक मॉडल के तहत काम कर रहे हैं, अभी सेल्फ फंडिंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये विश्वास है कि जब हमारा एक मॉडल तैयार हो जाएगा तो हमें फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों से जुड़ना और इस तरह की जगह पे जाके अपने प्रोग्राम के बारे में बताना, इसके विजन को शेयर करना, ये एक फंडिंग के ही प्रोसेस के तहत आ रहा है, जिसमें कि हमें लर्निंग भी मिल रही है और फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी हमें फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। तो यही हमारा प्रयास है इसके लिए। बट अभी तक ये जो हो रहा है वो हमारे अभी सेल्फ फंडिंग से ही हो रहा है। जी, ब्रिगेडियर साहब, अब आवाज आई आपको? आ, उमेंद्र जी, उमेंद्र आई जी। वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डॉक्टर प्रीति सिंह। एक डिफरेंट एंगल से एक अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इसलिए कोई प्रश्न नहीं है, कोई एड ऑन नहीं है। बस अनुभवी है इनके पास, कुछ नहीं है तो अनुभव जरूर है बुजुर्ग लोगों के पास। और एक जगह वृतांत है कि देश की आजादी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज थी, सारे आईएएस ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश चले गए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था और एक समस्या रही थी। तो ये अनुभव है, जितने बुजुर्ग हैं जिन उनके पास कुछ भी ना हो। वर्तमान में टेक्नोलॉजी ने और पूंजीवाद के दौर ने थोड़ा सा उनको
बाहर कर दिया है। तो आप अगर एक बार भी जाके उनके पास बैठते हैं, बात करते हैं, तो निश्चित उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो भी लोग हैं। वो आप जब रोजी सिंह बोल रही थी तो मुझे प्रीति सिंह बोल रही थी तो मुझे अपना याद आ रहा था कि अभी एक जुमा एक साल पहले मैं भी सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, बट अभी मैं एक्टिव सीनियर सिटीजन हूँ। अभी मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। आई अप्रिशिएट योर वर्क। वेल डन डॉक्टर प्रीति। हमारे बीच में आचार्य अंतरंग आनंद जी भी हैं। ये रोज शाम को बुजुर्गों की क्लास लेते हैं, मतलब उनका हेल्थ सुधारने पर और साथ ही साथ उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने पर। तो आचार्य जी, ये जो बुजुर्गों को लेके प्रीति जी कार्यक्रम कर रही हैं, इसमें और क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं, कैसे हम लोग मिलके काम कर सकते हैं? आचार्य अंतरंग आनंद जी। हाँ, सबसे पहले प्रीति बहन को बहुत बहुत साधुवाद। कि मैं जब टॉपिक देखा तो मैंने सोचा कि कोई बुजुर्ग अपनी एक्सपीरियंस सुनाएंगे, लेकिन जब इनको देखा तो मैंने सोचा कि देखो, बुजुर्ग को मार्गदर्शन करने के लिए एक युवा और बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है क्या, अभी मैं आज का क्लास जो ले रहा था, पहले तो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमने सब कुछ जी लिया और जो हमारी परेशानी है वह मेरे अब इसमें चलता रहेगा। अब हम वह उसी परेशानी में जी लेंगे, जीवन काट लेंगे। और कुछ बीमारियां हो गई है तो चलो, यह हमारा एज, वो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये तो आपके एज का कारण है। जैसे मान लीजिए घुटने खराब हो गए ना, तो उनको तो जिनके जिनके पास पैसे हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से हैं, तो उनको बोल देता है आप नी रिप्लेसमेंट करवा लो। लेकिन हम योग और आयुर्वेद वाले जो लोग हैं, हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर जीवन ठीक करें, खान पान ठीक करें, तो फिर ठीक हो सकता है। अभी कुछ लोग ज्यादा जो ओल्ड हो जाते हैं, जैसे 80 साल 90 साल, तो उनको अगर खाना ठीक करना है तो वो लोग क्या कहते हैं कि अरे यार, अब तो जिंदगी जी ली, अब क्या तुम हमें परेशान कर रहे हो, जीने दो, खाने दो। लेकिन अब आप सोचिए कि कष्ट कितना होता है उन्हें, अगर गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। उसी पर मैंने आज पहले तो भजन गा के उनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है कि ईश्वर भक्ति जग जाती, मतलब सबके अंदर ईश्वर भक्ति रहती है, लेकिन वो ईश्वर भक्ति उनका एक स्वाभाविक हो जाता है। तो हम सबको भजन गाने के लिए बोलते हैं, और फिर भजन गाने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ को भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूँ। यहाँ पर योग में जब उनको हम बुलाते हैं तो लोग कहते हैं हम लोग तो नीचे नहीं बैठ सकते, हमारे घुटने खराब हैं, कमर ठीक नहीं है। तो हमने बोला कि योग का मतलब आप लोग योगासन समझते हैं, हम तो आपको योग में भजन कराते हैं। तो भजन कीर्तन साधना ध्यान और अच्छी बातें करना, खुश रहना, और उनको जीवन की वो मस्ती जहाँ पर वो अब अपने जो सांसारिक बंधन है उनको, हम कहते हैं कि बच्चे भी सेटल हो गया, पोता पोती की शादी कराने की चिंता के लिए क्यों कर रहे हो चिंता। अब आप ये सोचो कि आपको जीवन में अब आनंद कैसे लेना है, और उस आनंद के लिए क्या करना है जिसमें आपका शरीर भी ठीक रहे और आपके परिवार में जो भी आपसे, आपको गुरु के रूप में आपसे ज्ञान ग्रहण करे, क्योंकि वो स्वाभाविक गुरु हैं। तो स्वाभाविक गुरु हैं तो ज्ञान ग्रहण कर, ज्ञान उनका, क्योंकि एक चीज होता है क्या है कि जब हम वो बातें होती है ना तो बुजुर्गों से, तो हम कहते हैं कि आज के ऐसे ऐसे वही लोग अपनी बात बताते हैं कि आज के बच्चे मोबाइल में फंसे हुए हैं। तो फिर वो घर में खाना के बारे में बात होता है, तो अगर हम उनको कहेंगे कि दलिया खाना है या आपको खिचड़ी खानी है, तो बोले कि खाना तो घर में पनीर बन रहा है, राजमा छोले बन रहे हैं, तो हम हमारे लिए अलग से खाना कैसे बनेगा, और आज के बच्चे कैसे समझेंगे। तो वो जो होता है, हमने कहा कि आप वो चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपने जीवन में वो आचरण लाइए। तो देखिए, हम लोग कहते हैं ना शास्त्र में कि आचरणात् पाठयति यस्य आचार्य। तो सबसे पहले गुरु तो माता पिता है, और जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिन जो जो
उनके पास तो आप देखिएगा कि उनके पोता पोती जो हैं सब, वो लोग नेचुरली उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर उनके बच्चे जो जो आज कॉर्पोरेट दुनिया में फंसे हुए हैं, जो लोग को टाइम नहीं है, खान पान में भी वो लोगों की जीवा इंद्रियां ऐसी है कि वो उस तरह का खाना खाते हैं जिससे उनका शरीर खराब होता है। लेकिन उनके बच्चे जो है, उनके बच्चे मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, वो लोगों में परिवर्तन हो सकता है अगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग आध्यात्मिक जिंदगी के साथ वह अगर वो गुरु का काम करें। तो हमारे गुरुकुल जो घर घर में गुरुकुल का जो हम लोग मिशन लिए हैं अभिषेक जी के साथ, उसमें भी हम लोग यह हम लोग का मिशन है कि जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जो बुजुर्ग हैं, वो लोग अपने आप को गुरु बनाएं। उनके आचरण से ही बच्चे सीख लेंगे, क्योंकि उन लोग ऐसे घर में रहते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं जॉब करते हैं, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं। तो वो जो उनके पोता पोती होते हैं उनको वो उनको देखने का भी उनके पास बाई नेचुरल उनके पास एक ये रहता है, जिम्मेवारी रहता है। तो वो लोग को अगर हम ये भाव आ जाए उनके अंदर कि मुझे गुरु की तरह काम करना है, उनके आचरण से पढ़ाना है, कोई ज्ञान नहीं देना है बच्चे को, जी जैसा वो जिएंगे बच्चे वैसा जीने लगेंगे। जी जी, यही है हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। राजा राम यादव जी, ब्रिगेडियर साहब, अब आपकी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब, रोजी रानी जी, अजय जी, सुमेर सिंह राजावत जी, ललित पंत जी। हमारे गांव में धरातल पर बुजुर्गों के लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करें को कुछ हो सके इन विषम परिस्थितियों में। प्रीति जी, आपसे प्रश्न है। मेरा ऑर्डर डाल दिया। मन जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सुमेर सिंह जी करौली विलेज राजस्थान से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो हेलो जी, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग फरीदाबाद में हमारा काम शुरू हो चुका है और यूपी में हमारा काम शुरू हो चुका है। तो सुमेर जी, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे हम कर सकते हैं तो हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए फिर हमें रिसोर्सेज वगैरह भी देखना होगा। और हमें बहुत खुशी होगी कि हम राजस्थान में जाके और हम इसको वहाँ पे भी करके देखें, क्योंकि अगर हम 3-4 राज्यों में एक साथ काम करते हैं तो हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है कि राजस्थान की लर्निंग हम यूपी में यूज करके देख सकते हैं, यूपी की लर्निंग हम राजस्थान में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हरियाणा का सीनियर सिटीजन कोहोर्ट जो है हमारा, वो एक अलग टाइप के कोहोर्ट हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत हेड ऑफ द फैमिली, जैसे अलका मैम ने बोला, यहाँ पे काफी इंटैक्ट। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और इस मंच पे आने का मेरा कारण भी यही है कि हम लोग इसको कोलैबोरेटिव वे में किस तरीके से स्केल करें और अलग अलग जगह पे इसको काम करें। और रिसोर्सेज के बारे में भी फिर हम देखेंगे कि हमें कितना जरूरत पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, फिर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हमें इसको करना चाहिए राजस्थान में भी। जी जी, आपके तो नजदीक अभिषेक जी, मेरी आवाज अब आ रही है? जी हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, चलो, मेरे को जब मौका दो तो सुमेर मैं सिंह जी बोलूं। अलग से हम लोग बात कर लेंगे, और सुमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रिगेडियर साहब, सभी को नमस्कार। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकृति संरक्षण और उसमें बुजुर्गों का योगदान। और हमने भी बहुत अच्छा डिस्कस कर लिया कि बुजुर्गों का हम ध्यान रख रहे हैं, प्रकृति का थोड़ा सा कम ध्यान रख रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव है, ज्ञान है, समय है, प्रतिबद्धता है, और सबसे बड़ा चीज की पैसा है। प्रकृति के संरक्षण में इनका सबसे बड़ा योगदान हो सकता है और होना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, ऋषि कुल था, 5 कुल थे, जिनमें
आप सब जानते हैं। तो ऋषि कुल जो था वो मेन था, और वो हमारा जो ऋषि था उसके सारे ज्ञान होते थे। लेकिन आज के हमारे बुजुर्ग हैं उसमें एक ज्ञान तो विशेषकर है, जैसे हम फौजी रिटायर्ड, हम कहते हैं वेटरन, किसी एक सब्जेक्ट का अनुभव और उसका ज्ञान और उसमें बहुत प्रतिक्षण, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रकृति में हर एक बुजुर्ग को कुछ ना कुछ इतना साल का एक्सपीरियंस है, उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि ये हमारे ऋषि कुल थे, और हमारे यहाँ जो परंपरा थी बुजुर्गों के ध्यान रखने की, वो था वानप्रस्थ आश्रम। मुझे ऐसा लगता है कि और 20, 25, 40 साल बाद हमारे बुजुर्गों को मदन मोहन जी प्लीज वानप्रस्थ आश्रम की तरफ बढ़ना चाहिए। मदन मोहन जी प्लीज साइलेंट कर लें अपने को। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम हमारी एक परंपरा कुल रहा है। तो मैं मैडम जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बहुत बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों न हम वानप्रस्थ आश्रम धीरे धीरे बुजुर्गों का उस तरफ ले जाएं। ये समस्या तो और बढ़ेगी, और उससे प्रकृति का संरक्षण बहुत अच्छा होगा। तो प्रकृति का संरक्षण आज का मेन टॉपिक था, वो भी बुजुर्गों के द्वारा। इनका बहुत बड़ा योग हो सकता है। हालांकि कुछ इसमें कमजोरियां ये हो सकती है कि उनकी एज है, वो अपने हाथ से इतना काम नहीं कर सकते, लेकिन वो करवा सकते हैं, उनका इतना ये अनुभव बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाह रहा मैडम से, ये क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन हमारा प्रकृति के विनाश का सबसे बड़ा कारण तो जैविक विविधता का नष्ट होना है। और जैविक विविधता नष्ट के साथ साथ सारे रिसोर्सेज तो ह्यूमन बीइंग ले रहा है, सारा नाश तो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, और ह्यूमन बीइंग की संख्या बहुत ज्यादा स्केल से बढ़ रही है। बाकियों की 40% कम होगी, किसी की तो 95% कम होगी। जैविक विविधता आप सब जानते हैं, मुझे को बताने की जरूरत नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये ह्यूमन पॉपुलेशन जो लार्ज स्केल पे बढ़ रही है, तो उसमें कैसे इसमें भी आप, क्योंकि लेडीज के साथ स्पेशली काम कर रही हैं, औरों के साथ भी काम कर रही हैं, क्या हम इसमें कुछ नैतिक मूल्यों के को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ नैतिकता के साथ इस पॉपुलेशन को थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशन बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैंने ये दोनों क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं कि बुजुर्गों के लिए अलग से बाल आश्रम टाइप, जिसको आज ओल्ड एज होम कहते हैं, इस तरह हम बड़ा आश्रम ही बने धीरे धीरे। और इसी तरह ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये लार्ज स्केल ग्रोथ है। आप सब जानते हैं कि हमारा आजादी के बाद से अभी करीब 5 गुना बढ़ गया है, काफी देशों में भी बढ़ रहा है। तो इसमें नैतिक मूल्यों के कारण चलो इसको भी थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन बाकियों को जो रिस्ट्रिक्शन हो रही है सारा एनवायरनमेंट का कारण, तो बिगड़ने का कारण तो ये जैविक विविधता खत्म होना है। धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छा बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन का तो मैं इमीडिएट आंसर देना चाहूँगी कि बेसिकली मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड है, तो हम डेटा पे ही बात करते हैं। डेटा मतलब नंबर, और नंबर हमेशा मोस्टली करेक्ट ही होते हैं। तो जैसे मैंने ग्राफ में भी दिखाया कि अभी 2050 तक का अगर हम एस्टिमेशन देखते हैं, तो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बच्चों की जनसंख्या और वर्किंग क्लास की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है। क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कॉन्शियस है। जैसे अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि पॉपुलेशन पे हमें काम करना चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो रहा है। बिकॉज फैमिली में अब 2 से ज़्यादा बच्चों के बारे में पेरेंट अब कॉन्शियस हैं कि उनको नहीं करना है। बट सीनियर सिटीजन वाला जो आपका पॉइंट है, जो हम ओल्ड एज होम बोल रहे हैं, उसको अगर हम इस तरीके से मॉडल करें कि वानप्रस्थ आश्रम हमारा वैसे भी पुरातन कालीन एक व्यवस्था रही है जिसमें हमारे 4 चरण हैं, उसमें से 4th वाला इस हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता है, तो इनोवेशन बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे हम इसको आजकल के ज़माने में बोलते हैं ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। तो ये बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट था, मैंने इसको नोट भी किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस इकोसिस्टम को बनाने में, हम अगर इसको वानप्रस्थ आश्रम की तरह करें, तो बहुत से उस तरह के लोग जो हैं उसको काफी पॉजिटिवली लेंगे, दैट दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एक्चुअली वानप्रस्थ में यही होता था कि हम अपनी जो हमने 3 अपने काल में यूज किया है उसको हम गिव बैक कर रहे हैं वापस से, तो उससे हमारा एक बैलेंसिंग भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल।
और यही रीज़न है कि हम सीनियर सिटीजन्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम कितना भी अपने आप को मान लें कि हमें टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न नॉलेज है, गूगल है, चैट जीपीटी है, बट जो नॉलेज आप लोगों के पास और सीनियर सिटीजन्स के पास, वेटरन्स के पास है, वो अमूल्य है। वो मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। 10 मिनट में भी हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे आचार्य जी से मिला, आपसे मिला, अलका मैम से मिला, ये पूरी मतलब कोहोर्ट से ही मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य साथी अगर कोई प्रश्न बचा हुआ है किसी का तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। मैं कुछ नाम लेता हूँ। ललित पंत जी पिथौरागढ़ से, शहनवाज जी कश्मीर से। किसी का कोई प्रश्न, कोई विचार है तो वो रख सकते हैं। मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ। रोजी रानी जी। जी जी मैम जी, शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी श्री राजा राम यादव जी ने जो कहा, तो मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना, मतलब मैं सुधार नहीं कहना चाहता हूँ कि जहां जहां हमारे लोग हैं, अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि कम से कम वो एक सेवा आश्रम टाइप के डाल दें, क्योंकि अभी जो डॉक्टर सिंह मैडम ने कहा है कि 2050 तक जो इसका डाटा है लगभग 20% के ऊपर जाने वाला है बुजुर्गों का। तो एक सेवा आश्रम टाइप का, जिसमें मतलब वृद्धाश्रम नहीं, सेवा आश्रम, जिसमें 7 दिन के शिविर लगे, 15 दिन के शिविर लगे, इस तरीके का शुरुआत की जाए कि उसमें मोटिवेशन किया जाए कि हम प्रकृति का कैसे संरक्षण संवर्धन करना चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी फीस भी हो, मिनिमम फीस भी हो। उसमें बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको 5 से 7 दिन का या 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग कराई ये तो जाए। प्लान की बात हो गई। ठीक है, ये अच्छी प्लान है। ये जो है इस पे वेरी क्या है, वेरी उन्हें थोड़ा सा जगाने की आवश्यकता है, जिससे वह प्रकृति के लिए कुछ कर, क्योंकि उनके पास जो सेवानिवृत्त होके आए या व्यापारी हैं, अन्य लोग हैं जिनके पास धन भी हैं, तो वह अपने धन को सदमार्ग पे लगाएंगे। उनको थोड़ा सा अगर मोटिवेट किया जाए कि भाई, और उनको 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन के शिविर लगाए जाए हर जिले में, मतलब उसी जिले के लोग रहें। तो जब वो एक साथ बैठेंगे, 50 परिवार आएंगे, तो 50 परिवार एक साथ बैठेंगे तो योजना बनेगी कि नहीं, हम अपने समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जब वो एक साथ होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, रिजल्ट अच्छा निकलेगा समुद्र मंथन से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। रोजी रानी जी, प्रेमानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकृति का संरक्षण जो है बुजुर्गों के द्वारा, और प्रकृति का संरक्षण जो अभी भी कर रहे हैं वो बुजुर्ग में, उसमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, नौजवान भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मार्गदर्शन ज्यादातर बुजुर्गों का ही रहता है। मार्गदर्शन, अब जो रिटायर देखिए होके आते हैं बुजुर्ग, कहीं नौकरी से, पैसे से, अच्छे अच्छे पदों बल्टिया में काय पंखुआ गिरा थे तो कि लक्ष्मी बोल दे लो काम करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो भी हम लोग, कौन बीच में बोल रहा भाई, बीच में गड़बड़ क्यों कर रहा है? सभी के माइक पहली बात तो ऑन है, क्यों ऑन है? मतलब ही नहीं है कोई इसको बोलना, उसका केवल माइक ऑन होना चाहिए, सबके बंद होने चाहिए, तभी बीच बीच में आवाज आने लगती है। हर व्यक्ति के 4-4, 5-5 लोगों के माइक ऑन है, कोई मतलब ही नहीं है। तो जो बुजुर्गों का रोल है बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति को बचाने में और पूरे समाज को बचाने में। हमारे जो अभी करनाल में जो बैठक हुई है ग्राम स्वराज्य की और वार्ड स्वराज्य की, सभी ग्रामों में, सभी वार्डों में बुजुर्गों की संख्या है। हमको उनके पास जा करके अपने पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, सभी विषयों में उनके साथ बैठ करके मीटिंगें करने की जरूरत है। बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक हैं,
वो हमको अच्छी विधि बता करके, अच्छा रास्ता बता करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमको उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उनसे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। बुजुर्ग अपने आप में खुद एक बहुत बड़े मास्टर होते हैं और बहुत बड़े मार्गदर्शक होते हैं। केवल उनके साथ जाकर के बैठने की जरूरत है और विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हर बुजुर्ग कहीं ना कहीं अपना समय पास करता है। तो हम क्यों ना उसको उसी कार्य में उलझा दें जो कार्य हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे समाज के लिए जो बहुत उपयोगी इस समय और जरूरी है, हम उनको उसी मार्ग पे अपने साथ लेकर चल दें। तो बुजुर्गों के माध्यम से हम बहुत बड़ा अभियान चला सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि नौजवानों से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है समाज में, आज भी है और आगे बढ़ेगी। देश की राजनीति में भी उनका हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसे जो वृद्धा आश्रम बने हुए हैं, हम तो उसके पक्ष में ही नहीं है। वृद्धा आश्रम तो होने ही नहीं चाहिए। हर बुजुर्ग को उनके बेटों के द्वारा, या फिर जो बताया महेंद्र ने कि अभी सेवा आश्रम, तो सेवा आश्रम बने। वृद्धा आश्रम ये नाम भी थोड़ा गलत लगता है कि वृद्धों को जाके वहां बैठा दिया गया अपनी सुविधाओं को सही करने के लिए। घर में आजकल पढ़ी लिखी बहुएं आ जाती हैं तो उनको बड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होती है वृद्धों से, सास ससुर से, जो आजकल सीरियल तमाम दिखते हैं, तमाम नाटक नौटंकी दिखती है। तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा आज का सब्जेक्ट है। हमको बुजुर्गों के साथ में हमारे से जो भी 10-5 साल सीनियर हैं वो हमारे बुजुर्ग ही हैं। अगर हम 40 के हैं तो 50 वाले हमको ज्ञान दे सकते हैं, हम 50 के हैं तो 60-70 वाले हमको ज्ञान दे सकते हैं। और हम सब मिल करके इस अभियान को पूरी तरीके से ग्राम सभाओं से, वार्ड सभाओं से चलाएंगे, चौपाले करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जिसके माध्यम से हम प्रकृति को और उत्तम तरीके से बचाएंगे और आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, गौ माता, राष्ट्र माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हेल्पफुल रहा आपका सजेशंस। अभिषेक जी, ओवर टू यू। बात रखे हैं दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी का हैंड रेज है, अपनी बात को रखें दीपक जी। जी 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 भाई साहब, बिल्कुल। मैं अपने अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मैं आज जो देख रहा हूँ गांव में, आप जिस ग्रुप की बातें कर रहे हैं या हम सब बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, वो लोग गांव में बैठ के मैं देखता हूँ, डेली गांव में विजिट करता हूँ, जाता हूँ, तो वो ताश खेल रहे हैं और वो चौपर खेल रहे हैं और बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उन साथ में युवाओं को खिला रहे हैं। हम उनके हित की बात कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम कैसे काम करेंगे, आप बताइए? क्या सोल्यूशन है हम सबके पास इसका, जब वो सुनने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो मूर्ख समझते हैं हम लोगों को। प्रीति सिंह जी बताइए, इनकी समस्या का उत्तर आप दीजिए अब। दीपक जी देखिए, मैं यही चीज बोलूंगी कि हम ऐसा नहीं है कि हम सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा जो मॉडल भी है कि हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे सारी प्रॉब्लम्स को। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें उसमें सारे लोग ही वैसे होंगे। जो उस तरह के लोग हैं उनको हम फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं, और जो हमारे इस अभियान के साथ हैं उनको साथ लेके भी अगर हम चलें, अगर हम समुद्र में एक बूंद भी चेंज करते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ा चेंज है। और फिर धीरे धीरे फिर वो लोग जब देखने लगेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनका भी फिर व्यवहार जरूर चेंज होगा। ये मैंने मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे इंटरवेंशन एरिया है नगपुर विलेज, वहाँ पे मैं सबसे पहले गई। जो हमारे यहाँ मिल्कमैन थे जो हमें दूध देते थे, उनसे मैंने पूछा था और मैं वहाँ गई थी। बहुत ही मेल डोमिनेट जगह है, वहाँ पे सिर्फ मेल का चलता है। वहाँ के मुखिया को नंबरदार बोलते हैं हरियाणा में, तो वो नंबरदार जी हैं। उनके साथ मैंने एंट्री की उस विलेज में,
और अभी 5 साल के बाद अब ये सिचुएशन है कि वो मुझे ले जाते हैं कि आप बदरपुर चलिए, आप इस स्कूल में चलिए। मैं जाती हूँ, वो लोग पोस्टर लगाते हैं, वो लोग बैनर लगाते हैं, वो लोग फोटोज खींचते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास मुश्किल से 2-3 महिलाएं थी, वो भी वो महिलाएं थी जिनको कि कोई रिस्पेक्ट नहीं था वहां पे। तो उन्होंने फिर जब इस चीज में मेरे साथ साथ दिया, तो अब हमारे पास 38 वीमेन का ग्रुप बना हुआ है वहां पे। तो अगर मैं ये सोचती कि हमें तो वहां पे सपोर्ट नहीं है, उस वहां पे लोग बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो शायद मैं काम नहीं कर पाती। तो मैं अपने मतलब छोटे से अनुभव से बता रही हूँ कि हम जब कुछ करने जाते हैं तो अगर हमें एक सपोर्ट करते हैं तो 10 उसका विरोध करते हैं। लेकिन एक सपोर्ट भी काफी है शुरुआत करने के लिए, फिर उन्हीं में से हमारे फेवर में भी लोग आने लगते हैं जब वो देखते हैं कि ये एक अच्छा काम है, इसका जो है विजन काफी अच्छा है। तो मुझे तो यही लग रहा है, अगर किसी और के पास और भी सुझाव है तो दे सकते हैं। जी, तो इससे ये आपकी निकल के बात से आता है। पूर्ण सहमत हूँ मैं। एक एक मिनट और मैडम दीपक बोलूंगा। जी, समय हो चुका है, हम अभी प्रश्न कोई नहीं। धन्यवाद। जी जी सॉरी समय जी समय हो चुका है। सॉरी। ये जो है ये डिस्कशन इनलेस है। इसमें बस एक ही बात बोलना है, जो लोग बदलना चाहते हैं उनको तो बदला जा सकता है, जो नहीं बदलना चाहते उनको नहीं बदला जा सकता। और जो अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं उनसे तो मिल सकता है, जो नहीं बांटना चाहता उनसे नहीं मिल सकता। तो अभी ऐसे लोग जो इस सोच वाले हैं, जो बांटना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके काम शुरू करना है, और धीरे धीरे उनका अनुसरण समाज करेगा, लोग करेंगे। यही एक प्रक्रिया होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती है। हम लोग, अंग्रेजी में बोला जाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव हो गया है तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो उसको समय पॉजिटिव करता है, हम नहीं कर सकते। तो प्रीति जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी में जो हमारे सबसे बुजुर्ग साथी जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि प्रीति जी का धन्यवाद करें और सभा का विसर्जन करें। तो हमारे बीच में जो सबसे बुजुर्ग अभी साथी हैं वो सबसे बुजुर्ग, मैं आचार्य कारकर जी। अलका जी से आग्रह करूंगा कि अलका जी आए और अंत में इस प्रोग्राम का समापन करें। अलका जी। ओम शांति। अलका जी। आवाज विजय कारकर जी, आप म्यूट आचार्य पे विजय हैं। कारकर, आचार्य विजय कारकर। नमस्ते। मेरी बिटिया का नाम भी यही है, जो अभी बिटिया बोल रही थी, इसके लिए उसको आशीर्वाद। और हमें जो कार्य इसी पर हम गुरुकुल बना रहे हैं इंदौर में, पूना के पास में, जिसमें 12 से 86-87 वर्ष के व्यक्ति का प्रवेश रखा गया है, और 2 साल कम से कम 25,000 रुपया मासिक कमा सकते हैं। ये मैंने अपनी भूमिका प्रश्न के बजाय कर दी बात रख। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी अन्य बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए और आपने सबको संतुष्ट किया। और जो असंतुष्ट है, अभिषेक दादा बोलते हैं, तो सोने का बहाना कर रहा है उसको हम नहीं जगा सकते, जो हो रहा है उसको हम जगा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, और विशेषकर अभिषेक दादा का कि मेरे बिटिया के नाम की बच्ची को लाए, इसके लिए पुनः आशीर्वाद। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। चलो जी, बाय। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप आप शेयर सबका। कर देंगे जी। आखिरी में कुछ बोल सकते हैं आप सभी को, आखिरी में एक मिनट। प्रीति जी, अभिषेक जी। अभी प्रीति जी नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं। प्रीति जी, अच्छा आखिरी जी मैसेज देना है वो दे सकते हैं, जो बच बिल्कुल। रहा हो, लगता है कि मिस हो गया था। नहीं, मैं बस बहुत ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए अभिषेक जी, और इतने इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ मुझे बात करने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला, और बहुत सारे आप लोगों ने मुझे पॉइंटर्स और गाइडेंस दिया है जो इस प्रोजेक्ट को और शेप करने में काम आएगा।
तो मैं बहुत आभारी हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर में भी हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, जिससे कि पंचमी है हम और अच्छे से प्रोजेक्ट को इम्पैक्टफुल बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का भी एम वही है जो एग्जैक्टली हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के नॉलेज को एक्चुअली ले रही हूँ, प्रैक्टिकली जो चीज़ आप लोगों ने किया हुआ है उसको लेके, और इसको हम अगर शेप अप करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम बनने वाला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका, ईच एंड एवरीवन। धन्यवाद प्रीति जी, और धन्यवाद सभी साथियों को। अभी अगर इनफॉर्मल कुछ डिस्कशन करना है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ और कर सकते हैं, अन्यथा कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो चुका है।